नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान की ज्योग्राफी को लेकर के। राजस्थान में वन संपदा, क्या बात करेंगे आज के हम? राजस्थान में वन संपदा अर्थात 2021 की जो वन रिपोर्ट है उसके बारे में आज हम पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रश्न कई बार पूछे गए हैं 2021 की वन रिपोर्ट को लेकर के, और आगामी समय में जब आपकी नई वन नीति आएगी, नई रिपोर्ट आएगी, तो उसके बारे में आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए आप लोग राजस्थान की 2021 की वन रिपोर्ट के बारे में ही पढ़ेंगे। आगे नई आएगी तो आपको बता दिया जाएगा, उसको पूरा लेकर के चर्चा में रहेंगे हम। तो आप तब तक के लिए इसी को पढ़ेंगे और क्लास को शेयर कर देना है, अच्छी लगती है तो लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि अब रेगुलर आपको पढ़ाया जा रहा है तो आप लोग इसका फ़ायदा उठाइए। और जल्दी ही मैं आपको भूगोल की क्लासें के साथ साथ आपके लिए हिस्ट्री की क्लासें, राजस्थान कला संस्कृति की क्लासें और भी अन्य जो सब्जेक्ट आपकी शेष हैं उन सभी के नोट्स आपको तैयार किए जा रहे हैं। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज़ भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा कि वन किसे कहते हैं, यानी फॉरेस्ट किसे कहते हैं। प्राकृतिक वनस्पति को हम वन कहा जाता है। प्राकृतिक वनस्पति को क्या कहते हैं? वन कहते हैं। अर्थात ऐसी वनस्पति जिसे उगाने में कोई भी मानवीय योगदान नहीं होता। भाई जंगलों को मानव थोड़ी उगाता है, ये प्राकृतिक है, ठीक है। अब आपको याद रखना है कि जो वन है हमारे, जो वन है फॉरेस्ट हैं, वो किस सूची का विषय है। तो ये आपको याद रखना है, वर्तमान में ये समवर्ती सूची का विषय है। वन कौन सी सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया था। पहले ये किस में था? राज्य सूची का विषय था। पहले राज्य सूची का था, लेकिन संशोधन हुआ था 42वें संविधान संशोधन 1976 में, इसको राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। 1952 की वन नीति के अनुसार देश में वन भूमि 33% होनी चाहिए, लेकिन इतना नहीं है, इतना नहीं है। वर्तमान में अगर हम बात करते हैं तो हमारे राजस्थान की बात करते हैं, आप देश की बात करते हैं, तो पूरे देश में जितना क्षेत्रफल है ना, उस 100% में से मात्र 9.60% ही क्या है? वन है। देख लो आप, चाहिए कितना? 33% होना चाहिए, लेकिन ये बहुत है, नगण्य समझो एक तरीके से, मात्र 9.60% पर वन है वर्तमान में। केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय के द्वारा 17वीं वन रिपोर्ट 13 जनवरी 2022 को जारी की गई थी। तो ये आप लोगों को याद रखना है, 13 जनवरी 2022 को ये नवीन वन रिपोर्ट तैयार की गई थी, जिसको 17वीं वन रिपोर्ट कहते हैं। ये मैंने लिख रखा है ना आपको स्क्रीन पर कि 2021 की वन रिपोर्ट यही है भाई। वो ये कब लागू की गई थी? 13 जनवरी 2022 को जारी की गई थी। डेट याद रखना है आप सभी को कि नवीन वन रिपोर्ट कब तैयार की गई थी। तो 13 जनवरी 2022 को। कौन से नंबर की है? 17वें नंबर की है। क्लियर? आगे देखिए, राज्य सरकार के द्वारा प्रथम वन एवं पर्यावरण नीति कब बनाई गई थी? 18 फरवरी 2010 को बनाई गई थी। ये तारीख भी आपको याद रखनी है। देखो ये डेट ज़्यादातर पूछी जाती है। प्रथम वन एवं पर्यावरण नीति कब बनाई गई थी? 18 फरवरी 2010 को बनाई गई थी, ठीक है। राजस्थान यह नीति घोषित करने वाला पहला राज्य था। राजस्थान ने पूरे देश के अंदर सबसे पहले वन नीति घोषित की थी। कब की थी पहली वन नीति? 18 फरवरी 2010 को की थी। भारतीय वन संरक्षण के लिए वर्ष 1981 में केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी। कहाँ पर की गई थी? देहरादून, उत्तराखंड के अंतर्गत। भारत में केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान स्थापित किया गया था लखनऊ, उत्तर प्रदेश के अंदर। अब ये आपको दोनों ही प्रश्न याद रखने हैं, ठीक है ना। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? देहरादून के अंदर है, 1981 में स्थापित किया था। और केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में है। तो ये आपको दोनों ही चीज़ याद रखनी है। और प्रथम वन नीति भी आपको याद रखनी है, 18 फरवरी 2010 को है। और हमारी जो नवीन वन नीति है, 17वीं जो रिपोर्ट जब हम अब वर्तमान में पढ़ रहे हैं, वो हुई थी 13 जनवरी 2022 को। समझ में आ गया? आप सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दीजिए दोस्तों। राज्य में आबू पर्वत को पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। पर्यावरण संवेदनशील जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं इको सेंसिटिव जोन।
ये आबू जो पर्वत है हमारा, उसको घोषित किया गया था। उदयपुर जिले के सज्जनगढ़ अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित करने की अधिसूचना 2015 में जारी की गई थी। ध्यान रखेंगे आप लोग, जो हमारा सज्जनगढ़ अभ्यारण्य है उदयपुर जिले का, उसको ही पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किए जाने का प्रस्ताव रखा गया था। जो अधिसूचना जारी की गई थी वो 2015 में की गई थी। ये भी आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं ज़्यादातर, तो आप सभी को याद रख लेना है इसको। देखिए, वनों के प्रकार हैं। जो हमारी सरकार है उसने वनों को 3 भागों में बांटा है। 3 प्रकार बताए हैं वनों के। पहला है हमारा सुरक्षित वन, और इसी का दूसरा नाम है आरक्षित वन भी इनको कहते हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग, चाहे सुरक्षित लिखा हुआ मिले चाहे आरक्षित लिखा हुआ मिले, एक ही बात है, ठीक है ना। इन वनों में राज्य सरकार की ओर से लकड़ी काटने पर या पशु चारण करने पर पूरी प्रतिबंधता होती है, रोक होती है। इनमें ना तो आप पशु चरा सकते हो, ना ही इनसे लकड़ी काट सकते हो। सख्त आदेश है, निषेध है इनसे कोई भी छेड़छाड़ करना। उनको हम सुरक्षित वन कहते हैं। अगर हम बात करते हैं कि सुरक्षित वन जो है या आरक्षित वन है, राजस्थान के किस जिले में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, तो जिला आएगा आपका उदयपुर। कौन सा जिला आएगा? उदयपुर आएगा भाई। और ये हमारे राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग पर है? 37.05% पर ये है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है भाई। 3 प्रकार के वन है तो 100% हो गया 3 प्रकार के वनों का। उन 100% में से 37.05% पर हमारे सुरक्षित वन है। और सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए तो किस जिले में है? उदयपुर जिले में है। ये कॉन्सेप्ट आपको 2 चीज़ें याद रख लेनी है यहाँ पर। क्लियर? दूसरा जो प्रशासनिक वर्गीकरण किया गया था, रक्षित वन या संरक्षित वन, ध्यान रखना है इस चीज़ को। चाहे रक्षित कहो या संरक्षित कहो, एक ही बात है। इन वनों में सरकार की ओर से लकड़ी काटने पर और पशु चारण करने पर कुछ छूट दे दी जाती है। इतना ज़्यादा प्रतिबंध नहीं होता, होता है प्रतिबंध लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, इसमें छूट दे दी जाती है। तो जो रक्षित वन है या फिर संरक्षित वन है, ये सबसे ज़्यादा किस जिले में है भाई? 12 जिले के अंदर है। इस पॉइंट को नोट करिए, कौन सा वन क्षेत्र किस जिले में सर्वाधिक कितना प्रतिशत है, ये आप लोगों को याद रखना है। यहाँ से रक्षित वन की बात करें तो ये हमारे 56.55% पर ये फैले हुए हैं। दोनों पॉइंट याद होने चाहिए। जिला पूछिए तो 12 आपका, और भूभाग पूछिए तो 56.55%। तीसरा जो वर्गीकरण किया था वो है अवर्गीकृत वन। तीसरा प्रकार कौन सा है? अवर्गीकृत वन। इन वनों पर सरकार की ओर से लकड़ी काटने और पशु चारण पर कोई भी प्रतिबंध नहीं होता। इनमें सबके लिए खुली छूट होती है भाई। अवर्गीकृत वन सबसे ज़्यादा हमारे बीकानेर जिले में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाएंगे? बीकानेर जिले में। और ये राज्य के 6.4% पर फैले हुए हैं। सबसे कम है, ध्यान रखना, 6.4% ओनली, ठीक है। अवर्गीकृत वन बीकानेर के अंदर सबसे ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं 2021 की वन रिपोर्ट की। यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं कई बार, ठीक है ना। जब ये 2021 की रिपोर्ट जारी हुई थी तो उस समय पर इसमें से प्रश्न पूछे गए थे। और जो मैंने प्रशासनिक वर्गीकरण आपको वनों का बताया है, वहाँ से भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले वन संबंधी आंकड़ों का जो प्रकाशन एवं संग्रहण है वो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। वनों का जो आंकड़ा होता है, ये जो वन रिपोर्ट तैयार की जाती हैं, ये हमारी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती हैं। ध्यान रखना आप लोग, जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का जो संस्थान है, कहाँ पर है? देहरादून में है। 1981 में इसकी स्थापना की गई थी। क्लियर? 1987 से प्रत्येक 2 वर्ष में वनों के आंकड़े फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किए जाते हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि सर ये 2021 की वन रिपोर्ट है, तो फिर 2 साल बाद फिर 2023 की कहाँ पर गई? बताइए, 2023 की कहाँ पर गई? अरे मेरे भाई, इसको गवर्नमेंट ने अभी बनाया होगा तो लागू नहीं किया है,
लेकिन आ जाएगी 2024 में, आप चिंता मत कीजिए, ठीक है ना। दूसरी चीज़, कोविड-19 की वजह से कुछ मामला गड़बड़ा गया था, उस वजह से नहीं बन पाई। और अब जब आपकी नई भर्ती आएगी तो उसमें आपकी 2023 की नई वन रिपोर्ट आ जाएगी, तो उसको आप पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उसको पढ़ा देंगे आप लोगों को। तब तक के लिए आप 2021 की याद रखेंगे, ठीक है। 1987 में इसकी शुरुआत हुई। जो वन रिपोर्ट, सबसे पहली वन रिपोर्ट बनी थी वो 1987 में बनी थी, और उसके बाद हर 2 साल में लागू की जाती है। तो 2021 में लागू हुई। ये हमारी 17वीं वन रिपोर्ट है, ध्यान रखना। ये कब लागू हुई थी? 13 जनवरी 2022 को लागू हुई थी। तो मैंने आपको 2-3 बार बता दिया, इस डेट को आप लोग याद रखेंगे। अब एक चीज़ आपको याद रखना है नोट में, कि जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो हमारी एजेंसी है या जो संस्थान है, वो इन वनों के जो आंकड़े होते हैं वो किसके द्वारा जारी करते हैं, ऐसा कौन सा यंत्र है? तो याद रखेंगे आप लोग, रिसोर्स सेट 2 एक उपग्रह है हमारे वायुमंडल के अंतर्गत या हमारे अंतरिक्ष के अंतर्गत। बहुत सारे कृत्रिम उपग्रह हैं जो हर क्षेत्र के अंतर्गत अलग अलग चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो ऐसे ही जो वनों के नवीनतम आंकड़े जारी किए जाते हैं, जिन आंकड़ों का हम पता लगाते हैं, वो आंकड़े हमारे रिसोर्स सेट 2 जो हमारा उपग्रह है उसके माध्यम से पता चलते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। अब राजस्थान में वन आवरण की हम बात करेंगे। प्रश्न यहाँ से इम्पोर्टेंट बनता है ज़्यादातर कि किस जिले में कितना प्रतिशत है। जिलों का क्रम आपसे पूछा जाएगा, तो आपको याद रख लेना है अपने माइंड में फिक्स करके, अगर 2021 की वन रिपोर्ट पूछी जाती है तो। नवीनतम वन रिपोर्ट जो 17वें नंबर की है, उसके अनुसार राज्य में कुल वन आवरण कितना है भाई? प्रतिशत पूछा जाता है ज़्यादातर, 4.87%। और ये किसी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, शायद ये CET की एग्ज़ाम में होगा, ध्यान रखना है, CET में पूछा गया था शायद ये, ठीक है ना। तो ये कितना है कुल वन आवरण अगर पूछा जाए राजस्थान का, तो कितना है? 4.87% है, ठीक है। ये 2021 की बात है। विगत 2020 की रिपोर्ट की तुलना में लगभग 25 किलोमीटर यानी कि 0.01% की वृद्धि हुई है। कितनी हुई है? 0.01 की वृद्धि हुई है। किसमें? 2021 में आकर के। इसका मतलब आंकड़ा बड़ा है, ठीक। आगे देखिए, अब वन आवरण को सघनता की दृष्टि से 3 प्रकारों में बांटा गया है। सघनता की दृष्टि से भी कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया, 3 प्रकारों में बांटा गया। तो पहला कौन सा है भाई? पहला है अधिक सघन वन, वेरी डेंसिटिव फॉरेस्ट, ठीक है। यानी अधिक सघन वन कितने प्रतिशत पर है? घनत्व कितना होता है? 70% से अधिक घनत्व होता है। इनका क्षेत्रफल है 78 किलोमीटर स्क्वायर। कुल क्षेत्रफल का हिस्सा कितना है इनका? 0.02%। ये आंकड़े आपको याद रखने। अगर हम बात करते हैं MDF यानी कि मीडियम डेंसिटी फॉरेस्ट, यानी मध्यम सघन वन जो क्षेत्र है साथियों, उनमें घनत्व होता है 40 से लेकर के 70% के मध्य में। और ये हमारे राजस्थान के 4368 यानी 4368 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर है। और इनका हिस्सा कितना है? 1.28%। ये आपको याद रखना है। और ओपन फॉरेस्ट जो है, खुले वन, वो है, उनका घनत्व होता है 10 से लेकर के 40% के मध्य में। और इनका क्षेत्रफल भी आपको याद रखना है 12,208 किलोमीटर स्क्वायर। अगर हिस्सा पूछा जाए प्रतिशत में, 3.57%। तो ज़्यादातर क्या पूछा जाता है? ये आंकड़े पूछे जाते हैं, ये प्रतिशत हिस्सा वाला पूछा जाता है। तो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना होती है। और टोटल कितना हो गया आपका? 4.87%। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है। अगर हम झाड़ियों की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो झाड़ियों में 10% से कम घनत्व होता है। और इसका हिस्सा में, प्रतिशत में हिस्सा पूछा जाए तो 1.39% इसका हिस्सा है झाड़ियों का। क्लियर? आगे देखते हैं हम। अब हम बात करते हैं वनावरण में क्षेत्रफल के अनुसार जिलों की स्थिति। कौन सा जिला पहले नंबर पर, उसके बाद कम, उसके बाद उससे कम, इस तरीके से अब हम बात करेंगे। तो देखिए, वन आवरण की बात कर रहा है। बात किसकी कर रहा है? वन आवरण की कर रहा है। इस चीज़ को अपने माइंड में बैठाओ भाई। सबसे पहले तो
ठीक है, ये प्रतिशत के आधार पर नहीं पूछ रहा, ये क्षेत्रफल के आधार पर पूछ रहा है, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल के आधार पर आपको मैं बता रहा हूँ, ये है अपना पहले नंबर पर सर्वाधिक जो वन वाले ज़िले हैं वनावरण की दृष्टि से, पहला उदयपुर है, उससे कम अलवर है और उससे कम प्रतापगढ़ है। उसके बाद बहुत सारे हैं, लेकिन आपको 3 ही याद रखने, सबसे ज़्यादा, उससे कम, उससे कम। तो आपको ट्रिक याद रखना है UAP, उदयपुर, अलवर और प्रतापगढ़, 3 ज़िले, सबसे ज़्यादा उदयपुर में, उससे कम अलवर में और उससे कम प्रतापगढ़ में। तो ये आपको क्या याद रखना है भाई, ये आपको याद रखना है अपना अवरोही क्रम है, ये जिलों की स्थिति है कि सबसे ज़्यादा सर्वाधिक वन आवरण वाले ज़िले कौन कौन से हैं। तो उदयपुर, अलवर और प्रतापगढ़, क्रम मत भूल जाना, इसका ध्यान रखेंगे इस चीज़ को आप लोग, क्रम मत भूल जाना भाई, ऊपर से नीचे कम होते चले जाएंगे। उसके बाद न्यूनतम वन वाले ज़िले कौन कौन से हैं। तो पहला है सबसे कम चूरू में, चूरू से ज़्यादा किस में है, हनुमानगढ़ में, और हनुमानगढ़ से ज़्यादा किस में, जोधपुर में। तो ये आपका बढ़ता हुआ क्रम है, ये आपका घटता हुआ क्रम है। मतलब इसमें सबसे न्यूनतम जिलों का क्रम पूछा जाए तो चूरू, हनुमानगढ़ और जोधपुर है। अगर आपसे सर्वाधिक वन आवरण वाले जिले का क्रम पूछा जाए तो उदयपुर, अलवर और प्रतापगढ़ है, ये आपको ध्यान रखना। देखिए, अगर वन आवरण को वही प्रतिशत के आधार पर पूछ लिया जाए तो क्या होगा, तो जिला कौन सा आएगा अधिकतम में, अधिकतम वनावरण प्रतिशत वाले ज़िले देखने हैं तो आपको याद रखना है उदयपुर, उदयपुर के बाद प्रतापगढ़ और उसके बाद सिरोही, ये सर्वाधिक है। अगर न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम में जोधपुर, उसके बाद चूरू, उसके बाद जैसलमेर। तो ये क्रम आपको याद रखना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पूछे जाते हैं ज़्यादातर। मैं कह रहा हूँ इस चीज़ को लेकर के एक क्वेश्चन फटाक से पूछ लिया जाता है, आप लोग चकरा जाते हो, तो इनका क्रम आप लोग इधर उधर मत करना। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि जो वनावरण में किस जिलों में ज़्यादा वृद्धि हुई है, किन जिलों में कमी हुई है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखिए, वनावरण में वृद्धि सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुई है, उससे कम कहाँ पर हुई है, इस तरीके से। तो ध्यान रखना, वृद्धि जिन जिलों में हुई है उनका क्रम है अजमेर, पाली, बीकानेर, अजमेर, पाली और बीकानेर। ध्यान रखना, ये क्रम आपको याद रखना है। जिन जिलों में वनावरण की वृद्धि हुई है, सबसे ज़्यादा अजमेर में, उससे कम पाली में और उससे कम बीकानेर में, 3 ही जिले याद रख लेना, बहुत है। अगर वनावरण की कमी वाले ज़िले पूछे जाएं तो सबसे ज़्यादा कमी हुई है जालौर में, उससे कमी हुई है करौली में, और सबसे कम कमी किस में हुई है, सिरोही के अंदर। तो आपको याद रखना जालौर, करौली और सिरोही, ये क्रम आपको इम्पोर्टेंट है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, अगर क्रम बिगड़ गया तो पूरा खेल बिगड़ जाएगा वहाँ पर। इनके क्रम आपको याद रखने हैं तो रखने हैं दोस्तों, किसी भी तरीके से, चाहे आप ट्रिक बना करके याद रखो, चाहे किसी भी स्थिति में रखो। कल की जो हमारी क्लास होगी मेरे दोस्तों, आपके लिए होगी प्राकृतिक व जलवायु के आधार पर वनों का वर्गीकरण किस तरीके से करेंगे, उष्णकटिबंधीय वन, सदाबहार वन, ये प्रकार हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। और कल की क्लास थोड़ी और लंबी होगी, लगभग 1 घंटे की भी हो सकती है। तो आप लोग तैयार रहें दोस्तों, सब्सक्राइब करके रख लो यार, कम से कम मेरा सपोर्ट तो इतना कीजिए कि मैं आपके लिए इतना सब कुछ कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए, तो लाइक कर दीजिए मेरे भाई, और कमेंट करना अगर आपको अच्छा लगे, बुरा लगे, जो भी आप लिखना चाहें कमेंट में लिख के ज़रूर जाए, अपने विचार ज़रूर प्रस्तुत करें। आप सभी के लिए अपना अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।